हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत के विभिन्न भाषाओं एवं विभिन्न लिपियों के बारे में, जो भाषाएं और लिपि हैं काफ़ी प्राचीन भी है, आधुनिक भी है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारतवर्ष काफ़ी व्यापक क्षेत्र है जहाँ पे अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं और बोलियों का उपयोग भी किया जाता है। एवं प्राचीन काल से ही विभिन्न लिपियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम भारत की जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय भाषाओं को हमने विभिन्न समूह में विभाजित किया है और उन समूहों को भी पुनः उप समूह में विभाजित किया है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो समूह हैं, पहला है भारतीय आर्य समूह। ठीक है, कुल भारत की जो भाषाएं हैं उसका 74% अर्थात 74% भाषा जो है भारतीय आर्य समूह की भाषाएं हैं। ठीक है, अगला है द्रविड़ समूह। उसके बाद आता है चीनी तिब्बती समूह, जिसको 0.6% लोग भारत में बोलते हैं। इसके अलावा निग्रो समूह, आस्ट्रिक समूह और इसके अलावा भी जो भाषाएं समूह हैं वे अन्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक भारतीय भाषा के बारे में, एक एक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय आर्य समूह के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो भारतीय आर्य समूह के अंतर्गत जो प्राचीन अगर भाषा देखें, ठीक है, जिसका अस्तित्व लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, प्राचीन समय में, तो इसमें हमें जीवंत उदाहरण प्राप्त होता है संस्कृत का, जो कि 400 ईसा पूर्व हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, संस्कृत के साक्ष्य इस समय प्राप्त हुए हैं। प्राचीन कालीन के बाद आते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में जो भारतीय आर्य समूह के भाषाएं थे, ठीक है, जो कि 600 से लेके 1000 ईस्वी तक के हम यहाँ पर देखते हैं। इस समय पाली भाषा, ठीक है, जिसका हमें 5 से लेके 1 ईसा पूर्व, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हमें ये देखने को मिलता है पाली भाषा। इसके अलावा महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, जो कि 9वीं ईस्वी में हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मगधी प्राकृत है और इलू, जो कि वर्तमान में जो श्रीलंका का जो भाषा है सिंहल, उसी का प्राचीनतम रूप है इलू। ठीक है, नेक्स्ट है सौरसेनी और अगला है पैसाची, जिसे मृद भाषा भी कहते हैं। ठीक है, यह 6ठी ईसा में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राचीन मध्य हो गया। इसके बाद आधुनिक भाषाएं। ठीक है, आधुनिक भाषा, इनका प्रारूप हमें 1000 ईस्वी के बाद ही देखने को मिलता है। वर्तमान में जो आजकल चल रही है हिंदी भाषाएं या अन्य जो भाषाएं हैं व्यापक, ठीक है, तो ये आधुनिक भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश क्या होता है? ये एक प्रकार से व्याकरण का तोड़ मोड़ व्याकरण होता है, अर्थात एक प्रकार से कहें कि इसमें व्याकरण का उतना महत्व नहीं होता है। यह किसी भी प्रकार से व्याकरण को छोड़ के बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी हमें अस्तित्व प्राप्त होता है 6वीं से 7वीं ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो ये रहे भारतीय आर्य समूह के बारे में चर्चा। नेक्स्ट है चीनी तिब्बती समूह। ठीक है, चीनी तिब्बती समूह, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर मात्रा में बोला जाता है। इसको पूरे भारत की जनसंख्या के 0.6% लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत श्यामी चीनी और तिब्बती बर्मन भाषाएं आती है। ठीक है, तो श्यामी चीनी में जो भाषा है वह है अहोम यह जनजाति भी है। ठीक है, उत्तर पूर्व की। इसके अलावा जो तिब्बती बर्मन है उसके अंतर्गत भी काफ़ी भाषाएं हैं, जिसमें तिब्बती, ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयी, आगे उत्तरी असम और असम बर्मा। तो ये विभिन्न इसके उप प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, तो तिब्बती भाषा में यहाँ पर आप देखें सिक्किमी भाषा है, भूटिया भाषा है, बाल्टी, शेरपा, लाहौली और लद्दाखी। तो ये तिब्बती भाषा के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयी के अंतर्गत किन्नौरी और लिम्बू। तो ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। इसके अलावा उत्तरी असम में आता है अबोर, मिरी, आफ्का, दाफला और मिसमी। ठीक है, तो ये तिब्बती बर्मन के अंतर्गत जो उत्तरी असम क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती है। इसके अलावा असम बर्मा वाले क्षेत्र में, ठीक है, कुकी चीन, मिकिर, बोडो और नागा। तो ये विभिन्न जनजातीय भाषाएं हैं जिनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट निग्रो भाषाएं हैं। ठीक है, जैसे जनजातीय भाषा संथाली भाषा वगैरह हो गई, ये निग्रो के अंतर्गत आती है। आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत आते हैं मुंडा भाषा, ठीक है, जो जनजातीय भाषा ही हैं, कोल, खासी, निकोबारी, संथाली। तो ये विभिन्न जो भाषाएं हैं ये आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत आती है। अन्य के अंतर्गत हम रखते हैं गोंडी और ओरांव भाषा को। ठीक है, जो कि इन सभी समूह से अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम द्रविड़ समूह के बारे में अब नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे।
तो द्रविड़ समूह, ठीक है, यह भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा समूह है जिसको काफ़ी व्यापक क्षेत्र में बोला जाता है, जिसमें उत्तरी समूह में इसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं ब्राहुई, माल्टो और कुरुक, ठीक है। केंद्रीय समूह में द्रविड़ समूह के केंद्रीय समूह के अंतर्गत देखें तो गोंडी, खोंड भाषा, कुई, मंडा, परजी, गडबा, कोलामी, पैंगो, नेकी, कुवी और तेलुगु। तो ये विभिन्न प्रकार के द्रविड़ भाषाएं हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी समूह, जो सुदूर दक्षिण भारत का क्षेत्र, वहाँ पे द्रविड़ भाषाएं विभिन्न प्रकार की है, जैसे कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडगु, टोडा और कोटा। तो ये विभिन्न प्रकार के द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारी चर्चा रही भारत के विभिन्न भाषा समूह और उनके उप समूह के बारे में, जिसमें हमने भारतीय आर्य समूह, द्रविड़ समूह, चीनी तिब्बती समूह, निग्रो, ऑस्ट्रिक और अन्य भाषाओं के बारे में भी एक एक करके देखा। आगे अब हम चर्चा करते हैं भारत की जो आधिकारिक भाषाएं वर्तमान में प्रचलित है उनके बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजभाषा बोला है, राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं की गई है, ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1963 में यह कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और अंग्रेजी सहायक राजभाषा होगी। यह 1963 में राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत संविधान में लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची, जैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको भी थोड़ी जानकारी हो तो इसमें भारत के प्रमुख भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में पहले तो 14 भाषाएं रखी गई थी, जिसमें असमिया, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ओडिया और तमिल। तो ये 14 भाषाओं को सर्वप्रथम जब संविधान लागू हुआ तभी 8वीं अनुसूची में रख दिया गया, परंतु इसके बाद धीरे धीरे अन्य भाषाओं का भी प्रमुख योगदान होना शुरू हुआ। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषाएं, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन्हें भी शामिल किया गया। नेक्स्ट 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से 22 भाषाएं हुई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम भाषाओं के आगे बारे में चर्चा करें तो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है, उनको शास्त्रीय भाषा कहने का मापदंड क्या होता है, उसका लाभ क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो शास्त्रीय भाषा बनने के मापदंड, अर्थात कोई भी अगर भाषा है तो उसे शास्त्रीय भाषा का पदवी दिए जाने के मापदंड क्या होते हैं, तो लिखित इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है, या इससे भी अति प्राचीन होना चाहिए। अमूल्य विरासत, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है, यह काफ़ी प्राचीन जो ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए हो वह वर्तमान में अमूल्य विरासत की श्रेणी में आते हों, ठीक है। साहित्यिक परंपरा मूलभूत हो, अर्थात जो साहित्यिक परंपरा है या साहित्य इसमें लिखा गया है वह किसी अन्य दूसरे भाषाओं से उधार न लिया गया हो, वह मूल रूप से इसी भाषा में लिखा गया हो। नेक्स्ट है शास्त्रीय जो भाषाएं हैं इनके जो परवर्ती रूप हैं, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं के अगर आगे चल के ये अपभ्रंशित हो जाती है या इसके उपशाखा होती है तो इसमें अनिरंतरता हो सकती है, ठीक। अब देखते हैं शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तो 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, 2008 में ही कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को और 2014 में ओडिया को। तो ये विभिन्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा विभिन्न वर्षों में घोषित किया गया। अब हम देखते हैं शास्त्रीय भाषा घोषित करने के बाद इन्हें लाभ क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन भाषाओं को लाभ भी हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं शास्त्रीय भाषा में, अगर आप साहित्य लिखते हैं तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अध्ययन हेतु उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना का सरकार प्रयास करती है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में जो शास्त्रीय भाषाएं होती है उनको पढ़ाने के लिए पद भी वहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लाभ हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन यह क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के अंतर्गत जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाओं के बारे में अभी हमने चर्चा की, तो उनमें अगर इसके अलावा किसी अन्य भाषा में किसी भी ग्रंथ है, कोई भी ज्ञान की चीज़ें हैं, तो उनका अनुवाद इन 22 भाषाओं के अंतर्गत करके ज्ञान का प्रसार करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसका यह भी प्रयास है कि अनुवाद को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, ठीक है। जैसे कि वर्तमान में बहुत सारी IT इंडस्ट्रीज़ है या किसी भी प्रकार के जो उद्योग हैं, तो इस प्रकार से ही राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को भी इस प्रकार से उद्योग में विकसित करने का इसका प्रयास है, ठीक है।
तो इसका जो प्रमुख अगर देखें तो अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषाओं में, ठीक है, विश्व की अन्य भाषाओं में या अनेक भाषाओं में विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान की चीज़ें हैं, ठीक है, उनका भारत के इन्हीं राष्ट्र की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उनमें अनुवाद करके ज्ञान का प्रसार करने का इनका मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट इनके उद्देश्य देखें राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के, तो अनुवादकों का प्रमाणीकरण और प्रशिक्षीकरण का भी इनका उद्देश्य है, अर्थात अनुवादक जो यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे उन्हें प्रमाणीकरण या उनको सर्टिफिकेट कर देना है प्रशिक्षण देके, ठीक है। इसमें डाटाबेसों का उत्पादन और रखरखाव भी किया जाएगा, जैसे जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसका डाटाबेस हमें रखकर उसका रखरखाव करना है, ठीक है। इसके अलावा जो अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं के बीच जो मशीनीकृत अनुवाद को बढ़ावा देना है, अर्थात मशीनों के द्वारा इसका अनुवाद किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ये इस चीज़ को बढ़ावा देना है। शब्दकोश और पर्याय शब्दों का भी विकास करना इनका उद्देश्य है। इसके अलावा जो अनुवाद में शामिल अगर शोध किया जा रहा है, ठीक है, तो मतलब जो भी शोध किए जा रहे हो उनको फेलोशिप प्रदान करना है, उनको अनुदान प्रदान करना है। इसके अलावा जो अनुदित पुस्तकें हैं उनका मंचन किया जाए, क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया जाए, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय अनुवाद महोत्सव का आयोजन किया जाए, चर्चाएं परिचर्चाएं की जाए, यह पुस्तकों के जो प्रदर्शनी है उसका भी आयोजन करने का इनका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं भाषाई विविधता सूचकांक। यह क्या होता है? इसका जो अर्थ है वह है एक प्रायिकता से है। प्रायिकता अर्थात जिसमें जनसंख्या की यादृच्छिक रूप से अगर आप जनसंख्या में किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं तो ऐसे दो लोगों की जो मातृभाषाएं हो भिन्न हो, तो यह ही एक भाषाई विविधता सूचकांक है। अगर आप यादृच्छिक रूप से किसी भी क्षेत्र में किसी दो व्यक्ति को उठाते हैं या किसी दो व्यक्ति को चुनते हैं तो ये हो सकता है कि या तो उनकी भाषाएं समान हो, ठीक है, दोनों एक ही भाषा बोलते हों, या तो ये हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग भाषाओं के बारे में जानते हों। तो यही हमें चर्चा करता है भाषाई विविधता सूचकांक के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो भाषाई विविधता सूचकांक का मानक है 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है। 0 का अर्थ ये होता है कि दोनों की भाषाएँ समान हो सकती है, या 1 का अर्थ हो सकता है कि जो दोनों की भाषाएँ विभिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो मानक तय किए जाते हैं। वैश्विक स्तर पे देखें तो इसका मानक अगर आए तो 0.8 अर्थात 0.8 इसका मानक है, ठीक है। तो अगर मुख्य रूप से देखें तो विश्व के एक छोर से दूसरे छोर में तो भाषाएं भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर किसी एक देश की बात करें तो एक देश में प्रमुख रूप से जो भाषा बोली जाती है, जैसे हम भारत की बात कर लें तो यहाँ पे हिंदी प्रमुख रूप से बोली जाती है, ठीक है, या यूँ कहें कि अधिक मात्रा में बोली जाती है। तो इसी प्रकार वैश्विक स्तर देखा जाए तो 0.8% का ये पे मानक आता है, जो कि 1970 में 20 से भी 20% नीचे या उसकी हानि हो चुकी है, ठीक है। यह पहले 1 हुआ करता था परंतु यह हानि हो चुकी है। क्षेत्रीय सूचकांक 1 से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, या यूँ कहें कि पूरे क्षेत्र में एक ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता हो। नेक्स्ट है लिंगुआ फ्रैंके। लिंगुआ फ्रैंके होता है सामान्य बोलचाल की भाषा, अर्थात अब हम यहाँ पे चर्चा करें, मान लीजिए भारतीय और रशियन, ठीक है, ये दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हो, भारत की भाषा तो यहाँ पे हिंदी है, जो रशियन है, रशिया के जो निवासी है उसका भाषा रशियन हो सकता है, परंतु अगर ये दोनों आपस में बातचीत करना चाहें तो वर्तमान में देखें तो ये अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों से हटके तीसरी भाषा जिसका प्रयोग सामान्य बोलचाल में किया जाता है यही लिंगुआ फ्रैंके है, ठीक है। तो यही होती है कि दो अलग अलग भाषी लोगों के मध्य सामान्य बोलचाल जिस भाषा में होता है, जैसे कि वर्तमान में अंग्रेजी का अधिक रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यही लिंगुआ फ्रैंका है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे यहाँ पर भारत की प्राचीन लिपियों के बारे में। हमने भाषा के बारे में तो बात की, ठीक है, भाषा तो एक ध्वनि से संबंधित चीज़ हो गई कि जिसे हम बोल के मतलब प्रक्रिया में ला सकते हैं, परंतु अगर उसी शब्द को हमें किसी चित्रित रूप में वर्णन करना हो, ठीक है, या उसे लिखना हो तो एक लिपि प्रयुक्त की जाती है। तो भारत में बहुत सारी प्राचीन लिपियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पुरानी लिपि अगर देखें तो सिंधु लिपि, ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं सिंधु लिपि के कुछ अक्षर क्या यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा जो उत्पादित प्रतीकों का संग्रह माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न जो संग्रह हैं ये उनके प्रतीकों का ही संग्रह है, जहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिशूल का प्रयोग किया गया है, कहीं तीर का प्रयोग किया गया है, कहीं पे चौकोर, ये मतलब प्रतीकों का एक संग्रह है इनकी भाषा, ठीक है। इसके अभिलेख काफ़ी छोटे हैं, इससे इनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि। ये यहाँ पे चित्र में जो लिपि है यह ब्राह्मी लिपि है जो कि अशोक के स्तंभों पे लिखित है, ठीक है।
इसका जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो ईसा पूर्व के समाप्ति और ईसवी सन के प्रारंभ में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह सिंधु लिपि से उत्पन्न है, माना जाता है ऐसा कि यह सिंधु लिपि से ही उत्पन्न हुई और जो वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया की, अर्थात ये जो आसियान कंट्रीज़ हम बोलते हैं, तो वहाँ की इंडिक लिपियाँ इन्हीं की संतान है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही। और वैसे देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी भाषाओं की जो है उत्पत्ति हुई है, आगे भी हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो इंडिक लिपियाँ हैं ब्राह्मी लिपि की ही संतान। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं 250 से लेकर 232 ईसा पूर्व के। ठीक है, इन्हीं का कूटवाचन या इसका अनुवाद हमें 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है, तो ये हमें जेम्स प्रिंसेप महोदय ने ही बताया कि ये अशोक के द्वारा इसमें क्या लिखवाया गया इसका अनुवाद करके। और यह मुख्य रूप से बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे वर्तमान में हम लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ब्राह्मी लिपि है बाएं से दाएं की ओर ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है गुप्त लिपि। आप यहाँ चित्र में देखिए गुप्त लिपि लिखा गया है। यह गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो प्राचीन समय में गुप्त वंश जो था उसी के समय में इस लिपि का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। तो इसका जो है प्रयोग संस्कृत के लेखन में भी किया गया। ठीक है, पहले के समय में गुप्त काल में इसका प्रयोग संस्कृत के लेखन में भी हुआ और यह भी ब्राह्मी से ही उत्पन्न है। इसके अलावा जो गुप्त लिपि से नागरी, शारदा और सिद्धम, ठीक है, ये भाषा जो ये नागरी, शारदा और सिद्धम लिपि है वो गुप्त लिपि से उत्पन्न मानी जाती है। देवनागरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, तिब्बती, ठीक है, ये लिपि नागरी, शारदा और सिद्धम से, ये वाली जो हमने अभी चर्चा की देवनागरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, तिब्बती की, ये इन लिपियों से उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त लिपि से नागरी, शारदा, सिद्धम उत्पन्न हुई है और नागरी, शारदा, सिद्धम से देवनागरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला और तिब्बती लिपि उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं खरोष्टी लिपि। आप यहाँ पे देखिए खरोष्टी लिपि लिखी गई है। तो इसका समय हमें 3 ईसा पूर्व से लेकर 3 ईस्वी तक प्राप्त होता है और यह जो वर्तमान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसे पहले गांधार कहा जाता था। तो गांधारी प्राकृत और संस्कृत के लेखन में इसका पहले उपयोग किया जाता था। ठीक है, खरोष्टी लिपि को ब्राह्मी लिपि के ही समकालीन माना जाता है। इसका भी कूटवाचन या अनुवाद जेम्स प्रिंसेप महोदय के द्वारा ही किया गया। ठीक है, इसका जो लेखन होता है दाएं से बाएं होता है, अर्थात ये इस प्रकार इस दिशा में लिखा जाता है। ठीक है, दाएं से शुरू करके बाएं की ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट लिपि है वट्टेलुत्तु लिपि। ठीक है, यह दक्षिण भारत में उत्पन्न लिपि है जिसको तमिल ब्राह्मी से विकसित माना जाता है। ब्राह्मी का ही जो तमिल वर्जन था उससे ही उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कदम्ब लिपि। अब यहाँ पे कदम्ब लिपि देखिए आप, ये 4वीं से लेकर 6वीं ईस्वी के बीच इसका उत्पन्न माना जाता है और यह कन्नड़ लिपि का पूर्वज, अर्थात वर्तमान में जो कर्नाटक में कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया जाता है उसी का पूर्वज अगर देखें तो कदम्ब लिपि से ही कन्नड़ लिपि उत्पन्न हुई। ठीक है, तो यह जो कदम्ब लिपि है ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न है। जो कदम्ब वंश के शासक थे उनके समय में यह उत्पन्न हुआ और बाद में कन्नड़ तेलुगु लिपि इसी से उत्पन्न हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रंथ लिपि। यहाँ पे आप देखिए ग्रंथ लिपि 6वीं से लेकर 20वीं ईस्वी तक के हमें यहाँ पे इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो तमिलनाडु और केरल में शास्त्रीय भाषा मणिप्रवालम के लेखन में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है ग्रंथ लिपि भी। तो इस प्रकार हमने अभी काफ़ी भाषाओं के बारे में, लिपियों के बारे में चर्चा की जो कि ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को इसलिए लिपियों की जननी भी कहा जाता है। इसकी अगर देखें ग्रंथ लिपि से ही विभिन्न लिपि उत्पन्न हुई, जिसमें मलयालम, तिगलरी और सिंहल लिपि, वर्तमान में जो श्रीलंका की सिंहल भाषा है उसकी लिपि जो है ग्रंथ लिपि से ही उत्पन्न मानी जाती है। नेक्स्ट है शारदा लिपि। अब यहाँ पे देखिए शारदा लिपि में लिखा गया है। ठीक है, 8वीं शताब्दी का है यह। तो यह भी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न है। ठीक है, जिसका प्रयोग संस्कृत और कश्मीरी लेखन में किया जाता था पहले, और वर्तमान में तो इसके साक्ष्य कश्मीर से ही प्राप्त होते हैं, जिसको कश्मीरी पंडितों के द्वारा यदा कदा उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि आप यहाँ पे देखिए, यह भी शारदा लिपि से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, शारदा लिपि ब्राह्मी से उत्पन्न हुआ और ब्राह्मी लिपि से गुरुमुखी लिपि उत्पन्न हुआ और इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है 16वीं सदी में गुरु अंगद जी को। ठीक है, गुरु अंगद जी जो कि सिख संप्रदाय के प्रमुख गुरु हुए, तो इनके द्वारा इस भाषा को मानकीकृत किया गया और पंजाबी लेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो भारत और नेपाल में यह काफ़ी प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है और इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, इस दिशा में इसको ऐसे लिखा जाता है।
इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाएं हैं जिसमें हिंदी, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोडो, सिंधी, मैथिली, इसके अलावा 120 भाषाओं को इसमें लिखा जाता है। तो इसीलिए विश्व की जो सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली लिपि में इसका नाम आता है देवनागरी लिपि का, ठीक है। और शास्त्रीय संस्कृत लेखन में भी इसका प्रयोग किया जाता था पहले। आगे है मोडी लिपि, जिसे मोडी लिपि भी कहते हैं। 20वीं सदी में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहले यह मराठी भाषा में इसका मतलब मराठी भाषा का लेखन मोडी लिपि में किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी और तमिल में भी इसका उपयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है उर्दू लिपि। अब उर्दू लिपि 13वीं शताब्दी में इसका उत्पन्न माना जाता है। इसको दाएं से बाएं लिखा जाता है, ईस्ट ओर से इस प्रकार से राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। यह मुख्य रूप से जो उर्दू लिपि फारसी से उत्पन्न हुई है, जो कि खुद ही अरबी लिपि से उत्पन्न हुआ माना जाता है, ठीक है। उर्दू लिपि को अगर हम देखें तो अन्य नाम इसका शाहमुखी लिपि भी है और इसका अन्य उपयोग पंजाबी सराइकी लेखन में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा विभिन्न लिपियों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।